किसी समय हरिपुर नामक एक गांव में गोलू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने खेतों में तरबूज की खेती करता था। गोलू अपने उगाए हुए तरबूज को मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि उन्हें अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव बेचता था। एक बार एक आदमी गोलू के पास आया जो किसी दूसरे गांव से आया था, और वह गोलू से कहने लगा, अरे भैया, भाई साहब नमस्कार। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं पास के ही गांव से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा, तो बताइए किस काम से आए हैं? अरे भैया, मेरे मालिक नगर की मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। बहुत बड़ी दुकान है हमारे माल की, जिसमें वह तरबूज का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में तरबूज चाहिए। क्योंकि तुम तरबूज की खेती करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम्हें अपने खेत के तरबूज बेचने हैं तो भैया मैं उनकी अच्छी कीमत लगा दूंगा। भैया, आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन माफ करिएगा, मैं जो तरबूज अपने खेत में लगाता हूँ उन्हें खुद ही बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे भैया, तुम कह क्या रहे हो? आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं। फिर जगह जगह घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि तुम भी एक ही जगह अच्छी कीमत में बेच दो। क्यों, सही कहा ना? और भैया, अगर तुम भी मेरे मालिक को सारे तरबूज बेच दोगे तो तुम्हारी मेहनत कम लगेगी और पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। फिर जाकर अपने नए तरबूज उगाओ ना। तरबूज बेचने में क्यों समय लगा रहे हो भाई? तरबूज उगाने में समय लगाओ, उगाने में, समझे? देखो भाई, मैं एक किसान हूँ और कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसा कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरा तरबूज कम दामों में बेचना ही मेरा उद्देश्य है। और भैया, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपना तरबूज मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं, अब चाहे उसमें मुझे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मुनाफे और पैसे का ज्यादा लालच नहीं है। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं अपना तरबूज मंडी में नहीं बेचूंगा। हमें माफ करिएगा भैया, मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात समझ गए होगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? ठीक है भैया, नमस्ते। गोलू के समझाने के बाद रामलाल यह समझ गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वह वहां से चला गया। गोलू अपनी बैलगाड़ी पर ढेर सारे तरबूज लाकर बेचने के लिए निकलता है। काफी देर बाद वह सूरजपुर नाम के गांव पहुंचता है, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका होता है। अरे, शाम ढल गई और अंधेरा भी हो गया। इतनी दूर चलते चलते मैं भी थक गया हूँ और हमारे ये दो प्यारे बैल भी। ऐसा करता हूँ कि आज रात यहीं पर गुजार लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही सोचते सोचते गोलू एक बड़े से घर के सामने से गुजरता है। तभी घर के बाहर खड़ा एक आदमी उसे आवाज लगाता है। ओ भाई, कौन? अरे कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते। गोलू देखता है कि पहनावे से वह आदमी बहुत ही अमीर मालूम पड़ता है। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम गोलू है और मैं हरिपुर गांव का हूँ। ये तरबूज बेचने के लिए सूरजपुर गांव की तरफ जा रहा हूँ। अब क्या बताएं भैया, सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं और मैं भी उन्हें चलाते चलाते थक गया हूँ। इसीलिए सोचा कि आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह निकल जाऊं। अगर आप थोड़ा मदद कर दें और बता दें कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। अरे भाई, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं और क्यों जाओगे? मेरा इतना बड़ा घर है, आज रात यहीं रुक जाओ। इतना सुनते ही गोलू ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी और चैन की सांस ली। गोलू खाना खाने के बाद हवेली में बैठा होता है। तभी धर्मपाल सेठ उससे बातचीत करने लगता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली। हुजूर, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं। वरना आज रात इस गांव में न जाने मुझे
कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। देखो गोलू, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। वैसे देखने में तो तुम बहुत मेहनती किसान लगते हो। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये सारे तरबूज तुम्हारे ही खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो हमारे अपने ही खेत की फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं, इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूं। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। गोलू ने बताया कि वह अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। ये सुनकर धर्मपाल सेठ गंभीर हो गया। हाँ, आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उसे जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। बड़े चालाक हो गए हैं ससुरे। इसी वजह से आम आदमी को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा साहब, आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है और ऐसा ना हो, इसीलिए मैं अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। मुझे लगता है कि मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ और यही करने में मुझे खुशी मिलती है। सच में गोलू भाई, तुम्हारे विचार बहुत ही उच्च स्तर के हैं। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे तो सच में सबका भला हो जाए। अच्छा सुनो, अब काफी रात हो गई है और तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। आराम कर लो। गोलू मुस्कुराता है और सेठ जी के आतिथ्य के लिए उनका धन्यवाद करता है। धर्मपाल सेठ ने अपने घर के एक कमरे में गोलू के सोने का इंतजाम कर दिया। उसने एक बिस्तर बिछाया और फिर खुद अपने कमरे में सोने चला गया। गोलू बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह धर्मपाल सेठ के बारे में सोचने लगता है। हाँ, ये कितना अच्छा इंसान है। इसने मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में आश्रय दिया। सचमुच इतना धनी होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। इसका मन बहुत ही निर्मल और दयालु है। गोलू गहरी सांस लेता है और मुस्कुराता है। ऐसे इंसान भला आजकल की दुनिया में कहाँ मिलते हैं। कितने बड़े लोग होते हैं लेकिन उनके दिल छोटे होते हैं। पर धर्मपाल सेठ जैसा इंसान सच में बहुत कम देखने को मिलता है। धीरे धीरे गोलू की आंखें भारी होने लगती हैं और वह चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह गोलू जब उठा तो वह फिर से सोचने लगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। इस घर के मालिक धर्मपाल सेठ ने मुझे अपने घर में ठहरने की जगह देकर मेरी बहुत मदद की। क्यों ना इसके बदले में मैं इन्हें कुछ तरबूज दे दूं। ये सोचकर गोलू अपने तरबूज के ढेर के पास पहुंचा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि ढेर आधा ही रह गया था। अरे ये क्या, मेरे तरबूज कहाँ गए? आधे तरबूज तो गायब ही हो गए। गोलू घबराकर तुरंत धर्मपाल सेठ के पास गया। अरे साहब, मैंने रात को आपके आंगन में जो तरबूज रखे थे उनमें से आधे गायब हो गए। अरे ये क्या हो गया? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? गोलू की बात सुनकर धर्मपाल सेठ अचानक गुस्से से लाल हो गया। राम राम, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो तुम जैसे आदमी को अपने घर में आसरा दे दिया। एक तो मेरे घर में रहे, ऊपर से मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। गोलू आश्चर्य से देखता रह जाता है, लेकिन सेठ की गुस्से की आग बढ़ती जा रही थी। पहले तुमने मेरा विश्वास जीता, फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही चालबाज और धोखेबाज निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे तरबूज चुरा लिए और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। वाह वाह, एक तो चोरी की, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे तरबूज लौटा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो अब तू मुझे धमका रहा है? चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो अपने आदमियों को बुलवाकर तुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं, लेकिन अब और नहीं सहूंगा। बेईमान कहीं का। धर्मपाल सेठ के धमकाने पर गोलू को समझ आ गया कि अब इससे बात करना बेकार है। वह मन ही मन सोचता है,
इससे बात करना बेकार है। गोलू गुस्से में अपने बाकी बचे तरबूज उठाता है और वहां से निकल जाता है। गोलू सीधा गांव के मुखिया जी के पास पहुंचता है और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताता है। मुखिया जी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं रात भर धर्मपाल सेठ के घर में ठहरा और सुबह जब उठा तो देखा कि मेरे आधे तरबूज गायब हो चुके थे। जब मैंने सेठ जी से पूछा तो उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। मुखिया जी गंभीरता से सुनते हैं, फिर सोचकर बोलते हैं। अगर सचमुच तुम्हारे तरबूज धर्मपाल सेठ ने ही चुराए हैं तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस दिलवाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम कह रहे थे कि वह बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर कोई अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे तरबूज चुराए हों? अरे नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम उसी आदमी का है। उसके अलावा और कौन चुरा सकता है? ठीक है, पहले उससे बात करनी होगी, तभी कोई फैसला किया जाएगा। गोलू मुखिया जी की बात सुनकर राहत की सांस लेता है, लेकिन अब वह चाहता था कि इंसाफ हो। मुखिया जी ने उसी समय धर्मपाल सेठ को बुलाने के लिए कुछ आदमियों को भेज दिया। जब धर्मपाल सेठ वहां पहुंचा तो गोलू को वहां देखकर वह तिलमिला उठा। अरे मुखिया जी, मैं एकदम निर्दोष हूं। इस किसान को मैंने देखिए रात को अपने घर में रुकने के लिए आसरा दिया। अरे मेहमान समझकर मैंने कहा, रुक जाओ भैया, ठीक है। रात में बेचारा थका था, इसके बैल थक गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, और यह निकला एहसान फरामोश कि मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। अरे भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराऊंगा? मेरे खुद के खेत में अच्छे अच्छे तरबूज उगे हुए हैं, तो भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराऊं? अरे मेरे कौन सा कमी पड़ रही है? लेकिन यह ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं मानता हूं कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है, तो तुमने ये चोरी नहीं की, ये बात तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए तुम्हारे खेत में जो तरबूज उगे हैं, उनमें से एक तरबूज तुम यहाँ पर लेकर आओ। धर्मपाल सेठ अपने खेत से तरबूज लाने के लिए चला जाता है। धर्मपाल सेठ के जाने के बाद मुखिया जी एक बार फिर से गोलू से पूरे मामले की जानकारी लेने लगे। इस बीच धर्मपाल सेठ अपने खेत से तरबूज लेकर वापस लौट आता है। मुखिया ने गोलू की बैलगाड़ी में से एक तरबूज मंगवाया और फिर दोनों तरबूजों को एक साथ रख दिया गया। मुखिया के अलावा वहां पर गांव के कुछ और भी लोग मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ लालू, हम इसका नाम लालू और ये तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलवाया है ताकि ये दोनों तरबूजों की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। मुखिया जी ने लालू से कहा, लालू, क्या तुम इन दोनों तरबूजों की जांच करके ये बता सकते हो कि ये दोनों तरबूज एक ही खेत के हैं या फिर अलग अलग? दोनों तरबूजों को बड़े ही गौर से देखने के बाद, ठीक है, ये भी, हाँ, इसकी बनावट भी ठीक है। हम इसका ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा ठीक से देख रहे हैं। देखिए, मैं साफ साफ बताऊं तो देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता है, इसीलिए इनके स्वाद को चखकर देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन दोनों तरबूजों को चखो और मुझे बताओ। लालू ने एक चाकू से धर्मपाल सेठ के लाए हुए तरबूज को काटा। जैसे ही उसने वह तरबूज खाया, उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा, वह हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, अरे विक्रम, आप तो वैद्य हैं ना, जरा देखिए तो सही, लालू को क्या हो गया? अरे ये तो अच्छा भला यहाँ पर आया था, पर पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कहीं मर ना जाए। आप तुरंत इनका इलाज कीजिए, देखिए जल्दी से, जल्दी देखिए। अरे अरे, अवश्य ही इस तरबूज में जहर था, इसीलिए तरबूज को खाते ही इसकी यह हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा, जल्दी करो। फिर कुछ लोग लालू को उठाकर विक्रम के घर इलाज के लिए ले जाते हैं।
इसके बाद मुखिया जी कड़े स्वर में धर्मपाल सेठ सवाल करते हैं। अरे भाई, ये सब क्या मामला है? तुमने अपने खेतों में जहरीले तरबूज उगाए हैं क्या? तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो? कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था जिसमें जहरीला तरबूज खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो तरबूज भी तुमने ही दिया होगा। अगर दामोदर को कुछ हो गया तो याद रखना, उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम पर चोरी के साथ साथ हत्या का भी आरोप लग गया है। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। ये सुनते ही धर्मपाल सेठ डर जाता है और मुखिया को एकांत में ले जाकर फुसफुसाता है। अरे मुखिया जी, जरा इधर आइए। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। यह तरबूज मेरे खेत के नहीं है, बल्कि यह तो उस किसान गोलू के ही तरबूज हैं। अरे, उसके ही तरबूज जहरीले हैं। अगर यह बात मुझे पता होती तो मैं उसके तरबूज चुराता ही नहीं। देखिए, अगर आप इस मामले से मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको मालामाल कर दूंगा। हाँ, बहुत सारा धन दूंगा। आप एक बार सोच कर देखिए। मुखिया जी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से धर्मपाल सेठ को डांटते हैं। वाह, मुझे माला माल करोगे? एक तो खुद चोरी का अपराध किया और अब मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो? गोलू को बलि का बकरा बनाना चाहते हो क्या? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुमने पहले भी कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारी तरह लालची होता है? तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझ लिया जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाएगा। तुम्हें मालूम है कि किसी को रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध पहले ही मान लिया होता तो बेहतर होता। अब तुमने 3 अपराध कर दिए, चोरी का, हत्या का और रिश्वत देने का। तभी वहां पर गोलू, लालू और बैद जी भी आ पहुंचते हैं। तीनों को देखकर धर्मपाल सेठ घबरा जाता है और घबराहट में बोलता है। अरे अरे, देखो, लालू तो एकदम ठीक है, उसे तो कुछ नहीं हुआ, वह एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें भी भैया मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वह तरबूज मेरे नहीं थे, वह तो मैंने गोलू के चुराए थे। अब जब वह तरबूज मेरे थे ही नहीं तो हत्या का इल्जाम मुझ पर कैसे लग सकता है? मुखिया जी ठहाका लगाते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो अब तुमने अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया। हम सब ने मिलकर यह नाटक इसलिए किया था ताकि तुम सच उगल दो। असल में लालू कोई सब्जियों का झाता नहीं है और न ही बैदजी कोई जांच करने आए थे। लालू ने तो सिर्फ तरबूज खाकर बेहोश होने का नाटक किया था। असल बात तो ये है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को मेरे पास तरबूज खरीदने के लिए भेजा था ना, उस रात मैंने उसी आदमी को तुम्हारे घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि तुमने पहले से ही एक आदमी को मेरे खेत के तरबूज खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन जब मैंने अपने तरबूज नहीं बेचे तो तुमने मुझे अपने घर पर रोककर सोने के लिए जगह दी और आधे तरबूज चुरा लिए। तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल बहुत ही नीच काम करते हैं। छी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। धर्मपाल सेठ, तुम्हारी जैसी चालाकी से मैं नहीं चलता। तुम्हारे जैसे दलालों की वजह से ही मंडी में किसानों का नुकसान होता है। माफ करना भैया, गलती हो गई जो तुम्हारे घर पर आया। गोलू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी इस समस्या के बारे में राज्य के महाराज से बात करूंगा और हाँ, तुम्हारे चोरी हुए तरबूज तुम्हें वापस दिलवाए जाएंगे। इसके बाद धर्मपाल सेठ से गोलू के सारे चोरी हुए तरबूज वापस दिलवा दिए गए। मुखिया जी ने गांव के सभी किसानों को चेतावनी दी। के बाद अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भयानक दंड दिया जाएगा। गांव के बाकी किसानों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने मुखिया जी और गोलू की सूझबूझ और बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। इसके बाद गोलू अपने तरबूज लेकर आगे बढ़ गया, उचित दामों पर उन्हें बेचा और वापस अपने गांव लौट गया। हरियापुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू काका अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे।
गांव में उनका कोई अपना नहीं था। गुड़िया की माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से रामू काका ही माँ बाप दोनों बनकर उसे पाल रहे थे। रामू काका का एक छोटा सा मटन करी का ठेला था। अगली सुबह रामू काका अपना छोटा सा ठेला लेकर हमेशा की तरह चौराहे पर पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्की धूप फैली थी। रामू काका मन ही मन सोच रहे थे, हे भगवान, अगर आज 2-3 प्लेट मटन करी बिक जाए तो घर का खर्चा चल जाएगा। गुड़िया की किताबें भी लेनी है। तभी एक दुबला पतला फटे कपड़ों में लिपटा छोटा बच्चा उनके ठेले के पास आया। काका, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या आप मुझे मटन करी खिला सकते हो? पैसे अभी नहीं हैं। रामू काका ने उसकी हालत देखी, दिल भर आया। उन्हें अपनी ही गुड़िया याद आ गई। अरे बेटा, क्यों नहीं, खाना भूखों का हक है। ये ले, गर्मा गर्म एक प्लेट। वो पूरी प्लेट चुपचाप खा गया और बोला, धन्यवाद काका, भगवान आपको बहुत खुश रखे। कुछ देर बाद दूसरे गांव से एक आदमी आया, लखन। उसके कपड़ों और चाल ढाल से लगता था कि वो थोड़ा संपन्न है। अरे काका, इस उम्र में भी ठेला लगाए हुए हो? क्या बताऊं बेटा, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता, ऊपर से कमाने वाला भी और कोई नहीं। एक ही बेटी है मेरी, गुड़िया। बस रोज 2-3 प्लेट बिक जाती हैं तो गुजारा हो जाता है, और मुझे चाहिए भी क्या। सही बात है काका, चलिए मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। रामू काका ने तुरंत एक प्लेट गर्मा गर्म करी परोसी। लखन ने पहला ही कौर खाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये तो कमाल का स्वाद है। अरे बेटा, ये सब गांव की मिट्टी का स्वाद है। काका, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, मैं आपको आधे पर रख लूंगा। जितनी कमाई होगी आधी आपकी आधी मेरी। खूब चलेगा आपका स्वाद वहां। नहीं बेटा, मेरा मन बस इसी गांव में लगता है, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। काका, आपका मन लगता है ये बात सही है, लेकिन आपकी बेटी भी तो है। उसकी शादी, उसका भविष्य, क्या ये 2-3 प्लेट बेचकर उसकी जिंदगी बन पाएगी? रामू काका चुप पड़ गए। लखन की बात दिल में उतरती चली गई। बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा। ठीक है, मैं कल से तुम्हारे गांव आ जाऊंगा। लखन चला गया। रामू काका जब घर पहुंचे तो देखा कि गुड़िया चूल्हे के पास बैठी आग जला रही थी। अरे बेटा, बाहर तो बहुत ठंड है, अच्छा किया तूने आग जला ली। हाँ पिताजी, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप देर क्यों कर दिए? बेटा, हमें कल से दूसरे गांव जाना है। पर क्यों पिताजी, हम अपने गांव में ही ठीक थे, क्या हम इस गांव में नहीं रह सकते? नहीं मेरी गुड़िया, बात रहने की नहीं है, बात तेरे भविष्य की है। भविष्य? पिताजी, हम यहाँ भी खुश हैं, आप क्यों परेशान होते हो? देख बेटा, एक लड़का आया था, लखन। वो दूसरे गांव में एक बड़ा होटल चलाता है। उसने मुझे काम पर रख लेने का वादा किया है, अच्छी कमाई होगी। पिताजी, मुझे आपकी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं। जहां आप रहोगे वही मेरा घर है। गुड़िया और रामू काका दोनों गांव छोड़कर दूसरा गांव आजता है। अरे रामू काका, आप आ ही गए। चलिए, अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। हाँ बेटा, जैसा कहा था वैसा ही सुबह सुबह निकल पड़े। बहुत बढ़िया। काका, जल्दी से काम पर लग जाइए, आज भीड़ बहुत होगी और इराक भैया कभी भी आते ही होंगे। आप मटन करी बनाना शुरू कर दीजिए। तभी लखन ने गुड़िया की ओर दिखा। और बेटी, तुम जरा मेरे घर चली जाओ, जहां भी पूछोगी लखन भैया का घर सब बता देंगे, बड़े आराम से पहुंच जाओगी। वहां भाभी भी है, वे तुम्हें खाना वाना दे देंगी। पिताजी, मैं अकेली कैसे जाऊं? डर मत बेटा, लखन बेटा बुरा नहीं है, उसके घर जा, भाभी से मिलना, बहुत अच्छे रिलेटेड है। रामू काका ने जैसे ही कड़ाही में मसाले डाले, खुशबू पूरे होटल में फैल गई। थोड़ी ही देर में पहला ग्राहक तेजी से आया। अरे लखन भैया, ये चाचा को कहां से पकड़ लाए? खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे कहीं दरबार में पक रहा हो। चलो जल्दी से एक प्लेट मटन लगा दो। रामू काका ने फुर्ती से प्लेट तैयार की, करी गर्मा गर्म चावल पर डाली और ग्राहक को बढ़ा दी। अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। मुंह में जाते ही पिघल रहा है, ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना, काका का हाथ नहीं, जादू है जादू।
काका, अब से मैं रोज यहीं खाऊंगा। लखन भैया, आधी दुकान इनको ही दे दो। ग्राहक हाथ जोड़कर बोला। काका, अब से मैं रोज यहीं खाऊंगा लखन भैया, आधी दुकान इनको ही दे दो। धीरे धीरे और लोग भी खुशबू के पीछे पीछे आने लगे। अरे भाई, क्या महक आ रही है, एक प्लेट मेरे लिए भी लगाओ। शाम होते होते कड़ाही लगभग खाली हो चुकी थी। आज का दिन उनके लिए उम्मीद और नई शुरुआत बनकर आया था। दोनों घर चले गए। बेटा लखन, आज की कमाई तो बहुत ही बढ़िया हो गई। ला, मेरे आधे पैसे निकाल दे। वही बात जो तूने कही थी, आधा आधा। ये सुनकर लखन का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। मन में सोचने लगा, अरे काका का मटन तो सच में जादू है। अगर आज ही मैंने इन्हें आधे पैसे देने में टालमटोल की तो कहीं ये नाराज होकर वापस अपने गांव ना चले जाएं। काका, मैं तो बस निकाल ही रहा था। आपकी मेहनत है, आपका हाथ भी है। वो पैसे गिनने लगा, पर उसके हाथ में हल्की कंपकपी थी। भगवान तेरा भला करे बेटा। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी गुड़िया की जिंदगी संभल जाएगी। काका, कल हमें और भी जल्दी उठना होगा। सुबह सुबह ही मटन बनाना है। आज की तरह अगर भीड़ लगी तो पूरा गांव हमारे होटल की तरफ भागेगा। अगले दिन सुबह सुबह ठंड पहले से भी ज्यादा तेज थी। कड़ाही से उठती भाप और खुशबू पूरे होटल में फैलने लगी। लोग ठंड में कांपते हुए भी गर्मा गर्म मटन करी के लिए लाइन में लगने लगे। अरे भाई जल्दी देना, ठंड में बस काका की मटन करी ही जान बचा सकती है। आज तो और भी ज्यादा खुशबू आ रही है। तभी रोज आने वाला एक खास ग्राहक आया, राहुल। काका, मैं आज फिर आ गया। आपके हाथ की मटन करी के लिए तो मैं रोज यहाँ तक पैदल आता हूँ। ऐसा स्वाद तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे बेटा, तू रोज इतना दूर से आता है, मुझे तो शर्म आ जाती है। भगवान तेरा भला करे। काका, आपका खाना मेरे लिए दवा जैसा है। ठंड में आपका गरम मटन, वाह। लखन भैया, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया इन्हें लाके। ये सुनकर लखन के चेहरे पर हल्की तकरार की झलक आ गई। अंदर ही अंदर वो बुरी तरह जल उठा। हर कोई बस काका काका करता है। अरे दुकान किसकी है, नाम किसका है, मुनाफा किसका होना चाहिए। अब तो मैंने मटन करी बनाना सीख भी लिया है, फिर इस बूने को रखने की क्या जरूरत। आज रात ही से निकाल दूंगा, पूरी कमाई मेरी होगी। पूरा दिन भीड़ पहले दिन से भी ज्यादा रही। हर प्लेट की तारीफ सिर्फ एक ही नाम से शुरू और खत्म हो रही थी। दुकान बंद करके दोनों अपने अपने घर जाने लगते। काका, मेरे आधे पैसे निकाल दो। आज अच्छी कमाई हुई है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये ले तेरे आधे पैसे। ऊपर वाले की मेहर है, आज अच्छा दिन रहा। और सुनो काका, कल से आप दुकान पर मत आना। क्या बोला तूने बेटा, मैं दुकान पर ना हूं? अरे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं काका, गलती वगलती कुछ नहीं। बस अब मैं आपसे मटन करी बनाना सीख गया हूं, तो भला मैं आपको आधे पैसे क्यों दूं? अब से दुकान में अकेला ही चलाऊंगा। लेकिन बेटा, तू मुझे मेरे गांव से यही कहकर लाया था कि आधे पैसे तेरे आधे मेरे, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। हाँ काका, लाया था, लेकिन अब मेरा मन नहीं है। आप अपना गांव वापस चले जाइए, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। बस बहुत हो गया। आप दोनों कल से यहां मत दिखना। दुकान मेरी है, मेहनत मेरी है, और अब कमाई भी मेरी होगी। ठीक है बेटा, तेरे मन में अगर लालच आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, खाना बनाने का तरीका सिर्फ देखने से नहीं आता, उसका जादू हाथ में होता है, और वो जादू किसी लालची दिल में टिकता नहीं है। ताका अपने फटे बैग को कंधे पर टांगते हैं और धीरे धीरे अंधेरा होते रास्ते पर चल पड़ते हैं। अगले दिन सुबह लखन बड़े जोश में दुकान खोलता है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान होती है। आज देखना, लोग मेरी बनाई मटन करी के भी दीवाने हो जाएंगे। काका समझते क्या थे, अपने हाथ का जादू। कुछ देर में पहला ग्राहक आता है। अरे लखन भैया, एक दमदार मटन करी दे दो, ठंड में गर्मा गर्म मजा आ जाएगा। गिरा पहला निवाला मुंह में डालता है और उसका चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है। अरे ये क्या है, ये मटन करी है या उबला हुआ पानी? स्वाद कहाँ है, मसाला कहाँ है, मटन कच्चा क्यों लग रहा है? लखन एक पल को हक्का बक्का रह जाता है। क्या बोल रहे हो भाई, जैसे रोज बनती थी वैसे ही बनाई है। नहीं बत करो, ये तो बिल्कुल खराब है। मैं तो खत्म भी नहीं कर पा रहा। इतने में सुनील तेजी से आता है, हाथ रगड़ता हुआ।
ठंड से जूझते हुए। लखन भाई जल्दी से एक प्लेट मटन करी लगा दो, ठंड में कुछ गरम खा लो। और काका कहाँ है? दिख नहीं रहे 2 दिन से। लखन बिना जवाब दिए प्लेट रख देता है। सुनील कौर लेता है और तुरंत थूकने जैसा मुंह बनाता है। अरे ये किसने बनाई है? ये तो बिल्कुल खराब है। मैंने तो काका के हाथ की करी खाई है, उसमें तो जान होती थी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। लखन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। यार प्लीज ऐसे मत बोलो, बन तो वैसे ही रही है जैसे काका बनाते थे। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बेकार है। मटन जैसे कच्चा पड़ा हो, मसाला जैसे कहीं खो गया हो। अरे लखन भाई, ये आपके बस की बात ही नहीं है। सच कहें तो बेटा, काका के हाथ में सच में कोई जादू था और तूने उन्हें निकाल दिया लालच में। एक एक करके सारे ग्राहक प्लेटें छोड़कर चल देते हैं। दुकान के सामने सन्नाटा छा जाता है। राहुल को कई दिनों से काका की याद सताने लगती है। काका की बनाई मटन करी का स्वाद ही नहीं, उनकी हंसी, उनकी बातें सब उसके दिल में बस गए थे। एक दिन वो ठंड में कांपते कांपते काका के गांव पहुंच जाता है। अरे काका, अब यहाँ क्या कर रहे हो? आपने दुकान क्यों छोड़ दी? अब तो आप हमारे गांव में दिखते भी नहीं। सब लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं। क्या बताऊं बेटा राहुल, दिल टूट गया बस। लखन मुझे मेरे गांव से ये बोलकर लाया था कि आधी कमाई उसकी और आधी मेरी। सोचा था चलो मेहनत कर लूंगा, गुजारा हो जाएगा। पर जैसे ही कमाई बढ़ी, उसका मन बदल गया। काका, उसने बहुत गलत किया आपके साथ। लालची इंसान था वो, आपको इस्तेमाल किया और फिर निकाल दिया। लेकिन काका, एक बात जान लो, किसी के देखने से रेसिपी नहीं सीखी जा सकती। आपके हाथ में जो जादू है। बेटा, अब कहां से शुरू करूं? न ठेला है, न बर्तन, न ही पैसे बचे हैं। थोड़े बहुत जो जमा थे, सोच रहा हूं बेटी की शादी कर दूं। मेरी उम्र भी ढल रही है बेटा, किस किस चीज के लिए भागूं? काका, आपने मुझे हमेशा बेटे की तरह प्यार दिया है। अब आपकी बारी है कि मुझे आपको संभालने दो। नहीं बेटा, मैं तेरे पैसों पर बोझ नहीं बनना चाहता। तू खुद मेहनत करता है, तेरे भी तो सपने होंगे। काका, आप बोझ नहीं, गौरव हो मेरे लिए। और रही सपनों की बात, मेरा एक ही सपना है, आपकी दुकान फिर से चले, आपकी मटन करी से गांव में खुशबू फैल जाए और आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाए। तू सच कह रहा है बेटा? क्या तू मेरे साथ ठेला चलाएगा? हाँ काका, आप बनाना, मैं बेचना। आपका सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा और कसम से मैं आपको कभी अलग नहीं करूंगा। हम दोनों एक टीम रहेंगे। राहुल के साथ काका का ठेला दोबारा लग चुका था। सुबह सुबह गांव की गलियों में मसालों और देसी घी की खुशबू फैलने लगी थी। कुछ ही दिनों में ठेले पर भीड़ उमड़ने लगी। पहला ग्राहक गरम गरम भाप उठती कढ़ाई देखता ही बोल उठता, अरे काका, आप वापस आ गए। हम तो समझ बैठे थे कि अब कभी आपका मटन खाने को नहीं मिलेगा। कहाँ जाऊंगा मेरे भाइयों, बस जिंदगी ने थोड़ी परीक्षाएं ली थीं। अब आया हूं तो रोज ताजी गरम गरम मटन करी खिलाऊंगा। आप जैसे लोगों की दुआएं जो साथ हैं। ग्राहक पहला निवाला खाते ही तालियां बजा देता है। अरे वाह काका, ये तो वही पुराना जादुई स्वाद। कदम जबरदस्त। आपके हाथ का मटन तो दिल में उतर जाता है। कई महीनों से दुकान बहुत अच्छा चल रहा था। राहुल भी काका की तरह प्यार और सफाई से मटन करी बनाना सीख चुका था। काका बिस्तर पर लेटे थे। राहुल घबराकर उनके पास बैठ गया। काका, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटे हो? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बेटा, मुझे लगता है मेरी उम्र का वक्त पूरा हो रहा है। बस कुछ बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं। काका, ऐसी बात मत कहिए, आप ठीक हो जाओगे। बताइए क्या कहना है? आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म है। राहुल, तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा मेरे बाद। पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम अकेले कैसे रहेंगे? बेटी, हर इंसान को एक दिन जाना होता है। मेरी चिंता सिर्फ तेरी जिंदगी की है। राहुल जैसा लड़का मैंने बहुत कम देखा है। सीधा, मेहनती और दिल का साफ। राहुल बेटा, अगर तुझे मंजूर हो तो तू मेरी बेटी का साथ निभाना। मुझे सुकून मिलेगा कि वो अच्छे हाथों में है। काका, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं वादा करता हूं, मैं गुड़िया का हमेशा ख्याल रखूंगा।
उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उसकी जिंदगी भर इज्जत और खुशी दूंगा। कुछ देर बाद काका आंखें बंद करते हैं, शांत भाव से बिना किसी दर्द के अपनों के बीच अंतिम सांस लेते हैं। कुछ समय बाद राहुल और गुड़िया की सादगी भरी शादी होती है। शादी के बाद दोनों मिलकर फिर से काका